रेलवे की तंसीबात क़याम पाकिस्तान से पहले की हैं, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे ऑफिशियली तौर पर 1970 के बाद मौरूज़े वजूद में आया, जो कि प्लानिंग इससे पहले होती रही। अगर हम पूरे सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये कराची सिटी स्टेशन से मुत्तसिल माजी का रेलवे यार्ड की जगह है, जिसे 1970 में कराची सर्कुलर रेलवे का पहला स्टेशन बनाया गया। दाएं जानिब उस वक्त का कायम हुआ टिकट घर भी है। इस जगह और इस KCR से मुताल्लिक जो अहम शवाहिद हैं वो आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे उस शख्सियत से जिसने KCR का कराची सर्कुलर रेलवे की तारीख में पहला टिकट इस टिकट घर में फरोख्त किया। हम जिस शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे, पहला टिकट उन्होंने 1970 में जब इस जगह से या इस प्लेटफॉर्म से KCR का आगाज़ हुआ था तो फरोख्त किया था। मंजूर अहमद रज़ी साहब सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं रेलवे वर्कर यूनियन के। मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे ये बताइए, जिस जगह हम मौजूद हैं इस जगह की क्या सेहत है, क्या तारीख़ है? देखें, इत्तफाक है कि बाय द वे ये लोकल ट्रेन सर्कुलर की खड़ी है, जिसका इफ्तिताह अभी वज़ीर आज़म ने या उन्होंने किया था, रिसेंटली हुआ। तो ये खड़ी है इत्तफाक से। इसका टाइम 5:30 बजे और हम 5:30 बजे आ गए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कई बरसों बाद यहाँ पर आया हूँ। अच्छा। लेकिन पहला टिकट मैंने 1970 में जब दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। उस ज़माने में चैनल वगैरह नहीं थे, PTV था, वो आया था और रेलवे के जो वाइस चेयरमैन थे, DS थे, कमर्शियल अफसर, उन्होंने क्यू में खड़े होकर 8-10 लोग थे, 25 पैसे का टिकट लिया 1970। और ये यही कमरा है, वो कमरा ये एंट्री है। ये ब्रिज से भी आ सकते थे, इधर से भी आ सकते थे। यहाँ बेंचें पड़ी थी, वो ये वहाँ जगह नहीं। हम देख रहे हैं कि पुराने किस्म की लाइट लगी हुई है, लाइट लगी। और चूंकि ये प्लेटफॉर्म इसलिए दूर बना है कि सिटी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म 4 थे। अच्छा। 1 और 2, 3 और 4, तो जगह नहीं थी, रेलवे का बिल्डिंग बनी हुई थी। तो KCR के लिए अलग से ये अलग से बनाया, रेलवे यार्ड में बनाया, ये रेलवे यार्ड में बनाया। ये रेलवे की प्रॉपर्टी, ये भी कुछ नहीं था। अच्छा। ये बैंक भी बाद में बनी है। अच्छा। तो ये सब बाद में बना। 13 ट्रेनें अप में जाती थी, 13 ट्रेनें डाउन में जाती, 26 ट्रेनें। 26 ट्रेनें। 13 ट्रेनों में कोई अंदाजन हम बता सकते हैं कि कितने लोग रोजाना की बुनियाद पर ट्रैवल कर सकते हैं? कभी सिर्फ वन साइडेड था या यहाँ से मरीज की तरफ तक था? हमारी को बड़ी बोगियाँ होती थी और हर बोगी में कम से कम 200 से 300-400 लोग आते थे। तो तकरीबन बेंच पे बैठे हुए कोई 150 लोग होते थे, खड़े हुए तो 200-250 लोग होते थे। एक डब्बे के अंदर 8 या 10 डब्बे होते थे। अच्छा। और तमाम भरे। अगर मैं लगा लूँ 200 और 150 तो तकरीबन कोई एक ट्रेन में नहीं, एक बोगी में, एक बोगी में 350। 350, तो आप लगा लें 8। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर। हाँ, और ये टिकट बिक रहे हैं जनाब। अच्छा, विदाउट टिकट का तस्वर ही नहीं था, क्योंकि 25 पैसे टिकट था। हर आदमी 100% टिकट लेता था। पैसे चौनी फेंकी और जनाब चौनी फेंकी और हमें टिकट दे दिया। टिकट प्रिंटेड होते थे, लिखा होता था। अब वो सर्कुलर में जहाँ मर्जी उतर जाए, लांडी मलिर उतर जाए या लांडी उतर जाए या नाजमा उतर जाए, औरंगी उतर जाए या यूनिवर्सिटी स्टेशन था वहाँ उतर जाए, उसके लिए अलाउ था। ठीक है। इसी तरह मंथली सीजन टिकट भी बनते थे। 7 रुपये 25 पैसे के, वो जितनी दफ़ा आए जितनी दफ़ा जाए। स्टूडेंट 7 रुपये 25 पैसे। हाँ बिल्कुल, 7। इसी तरह 4.5 रुपये का स्टूडेंट कंसेशन था, वो 10 दफ़ा जाए 10 दफ़ा आए। और ये बात है 1970 की। 70। और ये 70 से कब तक ऐसा चलता रहा? 75-76 तक चलता रहा। 75 तक रेलवे बड़ी प्रॉफिटेबल थी, न सिर्फ लोकल ट्रेनों में बल्कि जो मेल, एक्सप्रेस और मालगाड़ियाँ। और इसके बजट अलग होता था, इसका वजीर ही अलग होता था। पहले ये था कि जी सिर्फ ये यहाँ से केमाड़ी से और मलिर तक था, और फिर बाद में जो है वो इसको पूरा सर्कुलर को किया गया। तो वो कब और कैसे हुआ? ये हुआ था अयूब खान का दौर था। पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था, PIDC बनी, इंडस्ट्री लगी, तो उनके गवर्नर थे जनरल आजम खान। ठीक है। उन्होंने ये मनसूबा बनाया कि जो महाजरीन आ रहे हैं उनके लिए लांडी, कोरंगी, शारा फैसल यहाँ पर लोगों को आबाद किया। जब आबाद किया तो मतलब कॉलोनीज बनाई गई। हाँ, कॉलोनी बनाई। जब आबाद किया तो उनको ज़रूरत महसूस हुई कि इनके लिए कुछ शटल ट्रेन चलाई। लोकल मेल गाड़ियाँ तो हमारी जाती थी, मेल लाइन क्लियर था। तो लांडी मलिर की ट्रेनें चलाई गई, लांडी से मलिर कैंट, लांडी तक और मलिर कैंट तक। ये कोई 28 ट्रेनें अप में जाती थी, 28 डाउन में, वही 25 पैसे टिकट में आप जाएँ। ठीक है, मतलब ये 56 अलग थी और वो 26 अलग थी। ये इधर की थी, वो उधर की थी। इस तरह वो जाते थे। उसके बाद जनाब अली अब उन्होंने मनसूबा बनाया कि भाई इसको कंप्लीट किया जाए। तो वजीर मेंशन तक घूम के आ जाती थी। वजीर मेंशन जो हमारा ये टावर के पास है, तो वहाँ तक वो आ गया था। अब उन्होंने बोला इसको लिंक करना है कराची सिटी से, तो उधर जगह नहीं थी।
प्लेटफॉर्म। तो ये दूर जगह यार्ड हमारा था, रेलवे ज़मीन हमारी थी, तो ये 5-6 नंबर बनाया गया। और इस तरह बीच में एक स्टेशन वजीर मेंशन के बाद बनाया गया जिसका नाम है कराची पोर्टर्स। ठीक है। तो 95 तक ये कारामद रहा। उसके बाद इसके टिकट 2 रुपये कर दिया गया, फिर 5 रुपये कर दिया गया, और फिर बगैर प्राइवेट लोगों ने मेरे ख्याल से 10 तक नहीं, प्राइवेट लोग का तस्वुर नहीं था, बहुत कम था। लेकिन ये कि चलता रहा और हालात जो थे वो ख़राब हो गए। लोग बगैर टिकट भी जाने लगे। पहले रस्सी बांध देते थे अगर बगैर टिकट होते थे, और 100 रुपये जुर्माना होता था, तो वो भी। और गाड़ियाँ वक्त पे नहीं आने जाने लगी, जिसकी वजह से जब ये परवेज़ मुशर्रफ आया तो इसका वज़ीर जो है जावेद अशरफ काजी, वो इसका बॉस था परवेज़ मुशर्रफ का। वो पहले रेलवे का चेयरमैन बना, बाद में वो रेलवे का वज़ीर बना। उसने स्टडी की मेल ट्रेनों की, और फिर बोला ये लोकल ट्रेनें कैसे चलती सर्कुलर। उसने कहा इसको तो बंद करो, ये खसारे में जा रही है, क्योंकि तेल हमारा जलता था, इंजन जाता, बोगियाँ जाती थी। तो 99 के अंदर ये दिसंबर में 99 में इसको क्लोज कर दिया गया। और उसके बाद से ये पूरा का पूरा एरिया, अगर मैं औरंगी की बात करूँ, नाज़ाबाद की बात करूँ, लियाकताबाद, या जो गिलानी रेलवे स्टेशन जिसका शायद माजी में यूनिवर्सिटी रोड के नाम से इसका नाम था, तो यहाँ इंक्रोचमेंट्स हो गई भाई। वो जब बंद हो गया तो लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया, बाजू ने फैक्ट्रियाँ बना ली। आज हो गए 21 बरस, तो 20 बरस से ये बंद है, 21 बरस से। अब इन्होंने चलाया जनाब, प्राइवेट सेक्टर में चलाएंगे, तो वो आ गए जनाब और बिजली से चलाने की बात हो रही है। वो तो बाद में करेंगे। बिजली से हमारी ट्रेन चलती थी ना यार, खानेवाल टू लाहौर, ये बिजली से चले तो जब की बात है। अब तो आपको लगता है कि जो अभी तक दावे और वादे हुए हैं वो रियलिस्टिक हैं अब के सूरत हाल? मुझे नहीं लगता। क्यों मुझे नहीं लगता? इसलिए कि मैंने तो उस पर बार बार कॉलम भी लिखे, अखबारात में, टेलीविजन में इंटरव्यू दिए, और हर दफ़ा उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब पता नहीं इमरान खान ने जो वादा किया है रियासत मदीना के साथ साथ सर्कुलर रेलवे पे, और 207 अरब रुपये इस पर खर्च होगा। 50 अरब तो सिर्फ वो क्रॉसिंग पे खर्च कर रहे हैं। अच्छा। अब जबकि हमने जब नेमतुल्ला यहाँ पर थे, सर्कुलर रेलवे से बात की थी हमने, तो उनको हमने कहा था जनाब हम 6 महीने तक फ्री काम करेंगे। 2005 या 4 की आप बात बता रहे हैं। बिल्कुल। तो वो नेमतुल्ला बड़े खुश हुए थे। हमने कहा 6 महीने में आपको रिटायर्ड बुकिंग ये सब देंगे। उन्होंने बोला उनके दौर में भी शुरू नहीं हो सका। तो फिर ये जो बाद में शुरू हुआ, और वो जो आया शौकत अजीज, उसने भी यहाँ सिटी पे इफ्तिताह किया, मुझे रोक दिया गया। महमूद शाम सारे, मैंने कहा कि भाई सर्कुलर रेलवे नहीं है ये, तो पहले से लोकल ट्रेन का रूट, लोकल के अलावा भी मेल ट्रेनें जा रही हैं ना। वैसे अभी रिसेंट पास में शेख साहब ने भी एक दफ़ा किया था। हाँ, फिर शेख रशीद ने किया। अब ये तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म ने किया, लेकिन उस दिन बारिश भी हो गई थी। हमने जाना था, मैंने एहतजाज करना था कि भाई क्या है। अच्छा। लेकिन बारिश हो गई और उसने अंदर नहीं गया प्लेटफॉर्म पर। ये भी आपने टीवी में नहीं दिखाया। अच्छा। वो बाहर ही जो कार पार्किंग है वहाँ पर वो लगा के टेंट वगैरह, और वहाँ इफ्तिताह करके चले गए। तो उम्मीद बनती है कि अगर ये 207 अरब और 50 अरब रुपये क्रॉसिंग पे लग रहे हैं तो शायद चल पड़ेगी, उम्मीद लगती है। मंजूर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम मालूमात हमें मंजूर साहब ने तारीख़ी मामलात के हवाले से दी, स्पेशली जब इसको इस जगह से इनाग्रेट किया गया था माजी में, और किस तरह से चली, और अब के मामलात से या अब की जो इनाग्रेशन हैं उससे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं इनसे भी हम बात करते हैं। भाई कैसे हैं? ठीक है। इसमें रेगुलर सफ़र करते हैं? जी हाँ, रोज़ाना डेली करते हैं। ये यहाँ से राइट टाइम चलती है, कैंट पे जाने के बाद जो है ये 6:50 पे रवाना होती है। यहाँ खड़ी कर रखते हैं इसको। अच्छा। मेल टर्न को पहले अजियत देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सफ़र बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, साफ़ सुथरी है, ये मैं देख रहा हूँ। जी जी। लेकिन इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आपकी क्या राय है? अगर इंतज़ार करना पड़ता तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा। कि उससे तो बेहतर है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अच्छा। उसमें तो लटक के जाना पड़ता है, जगह भी नहीं मिलती। यहाँ तो खुले खुले बैठे आराम से, मेरे ख्याल से कोरोना एसओपी को सही मायनों में यही फॉलो किया जा रहा है। फॉलो किया जा रहा है। लोग नाराज़ हैं इंतज़ार के हवाले से, लेकिन 30 रुपए का एक साइड का किराया है, तो 2 साइड का 60 रुपीज़ का पर डे का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर है, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है अंदर, बड़ी कुशादा है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। तो ये तो कराची सर्कुलर रेलवे का एक चेहरा है जिसने मज़ीद स्टार्ट होना है, जो कि इस वक्त सर्कुलर नहीं है, सिर्फ वन साइडेड है कि केमाड़ी से टिल मलीर या उस तरफ तक। बाकी एरियाज़ की क्या सूरत हाल है वो हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे, और मुख्तलिफ मज़ीद माहिरीन की राय भी आपके सामने रखेंगे कि जो इस वक्त आबोताब के साथ KCR का एक बार फिर से संगे बुनियाद रखा गया है वो किस हद तक रियलिस्टिक है, लोगों की क्या राय है, स्टेक होल्डर इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एरिया लियाकताबाद में मौजूद हैं। लियाकताबाद एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, और ये उसका
प्लेटफॉर्म है KCR के लिए, जिसका संग बुनियाद एक दफ़ा फिर रख दिया गया है ऑनरेबल सदर पाकिस्तान, फिर शेख रशीद अहमद साहब, फिर अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखा है। तो आइए अंदर से आपको इसकी सेहत दिखाते हैं कि ये कैसा है। जैसे हमने आपको बताया कि संग बुनियाद रख दिया गया है, अब इस जगह की ये सूरत हाल है। ये लियाकताबाद का प्लेटफॉर्म कम कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है, और जितना फुटो यहाँ पर कचरा है, झाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रैक भी अंदर धंस चुका है। तहद निगाह ये सूरत हाल है ट्रैक पर, और इस जगह के इर्द गिर्द जो है वो झोंपड़ पट्टियों में रहने वाले लोग ज़रूर आप बसे हैं, जिनको माजी में यहाँ से हटाया भी गया था। किसी की ये जो है वो स्टोरेज की जगह भी आप मनाजिर में पीछे देख सकते हैं कि कुछ सामान बल्क में यहाँ मौजूद है, जानवर यहाँ घूम रहे हैं, और इंसानों की गुजरगाह है बट बग़ैर किसी ट्रेन के। एक KCR मंसूबे का जिसका इतना शोर शराबा मच रहा है, जिसको एक साइड पे ऑपरेशनल भी करके दिखा दिया गया है, उसकी दूसरी साइड की ये सूरत हाल है जहाँ अब शायद अरबों रुपया लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये टिकट घर साइड वाली जगह है, जबकि ये मेन एंट्रेंस है। लोग जो है वो यहाँ से अपनी गुजरगाह बनाए हुए हैं, अपने अपने या अंदरूनी एरिया या रिहायशी एरिया की उनकी गुजरगाह ज़रूर बना हुआ है, लेकिन इस जगह पर ट्रेन अभी तक नहीं चल सकी है, जहाँ इतने बड़े बड़े दावे किए हैं, जबकि रेलवे की जगह पर दोनों तरफ जो है वो इंक्रोचमेंट हुई हुई हैं, फैक्ट्रियाँ कायम हैं, इनकी सेहत के बारे में इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो बोलने से कासिर हैं। ये ज़रूर कहते हैं कि जी जगह ये रेलवे की है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टारगेट, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या हुकूमत सिंध हो, उसके लिए है, जिसका एक बार फिर संग बुनियाद वफाकी हुकूमत की जानिब से रख दिया गया है। जी, इस वक्त हम लियाकताबाद प्लेटफॉर्म के बाद गरीबाबाद के उस हिस्से में मौजूद हैं जहां एक कदम की दूरी पर ट्रैक है, और इस तरफ मैं आता हूं तो वो सड़क के नीचे दब चुका है, जबकि इस सड़क के उस तरफ ट्रैक का कोई नामो निशान नहीं है। ताहम यहाँ रेलवे की तनसीबात ज़रूर मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि माजी में यहाँ से किसी वक्त में अच्छे वक्त में ट्रेन गुजरा करती थी जो सर्कुलर रेलवे होती थी। अब ये यहाँ से गुलशन और गुलिस्तान जौहर की तरफ जाने वाला ट्रैक है जो गिलानी स्टेशन को कनेक्ट करता है। ताहम यहाँ पर इस वक्त ताहद निगाह दोनों तरफ, चाहे ये वाली तरफ हो चाहे उस वाले हिस्से में हो, इंक्रोचमेंट की बहुतात हैं जो गाहे बगाहे मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हटाई गई हैं। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश की है, ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं आना चाहता। वो कहते हैं कि जी हम इंटरव्यू दे देंगे तो हमारी रोज़गार के लाले पड़ जाएंगे। ताहम ये हकाइक हैं ग्राउंड पर, जिस अहम मनसूबे के बारे में बड़ी बाज़गश जारी है, उसका संग बुनियाद रख दिया गया है। ये वो एरिया है जो मंगू पीर औरंगी टाउन नाज़माबाद से अभी तक ना साफ़ किया गया है, ना इस पर किसी किस्म का काम हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये काम कब होता है। जी, KCR पे कुछ लोग जो है वो बात करने के लिए मुत्तफिक हुए हैं, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, गरीबाबाद में कब से रहायश पजीर हैं आप? सरकार मेरी पैदाइश ही यहीं की है। तो यानी कि आपने KCR चलते तो देखी होगी? हाँ देखी है। कभी सफ़र किया था उसमें? हाँ बहुत करा। जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं उस वक्त ये जगह कैसी थी? ये झोपड़ियाँ थी सारी। अच्छा, ट्रैक तो खाली होगा ना? हाँ ट्रैक खाली था। आज ये इंक्रोचमेंट ज़्यादा हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं क्या कहूँ, सब अपने रोजी रोजगार कर रहे हैं भाई, हम भी कर रहे हैं यहीं। अच्छा हाँ। तो चाचा अब इसके बारे में तो बड़ा ऊपर से हुक्म आ गया कि जी साफ करो और इसको चलाना है, तो आपको लगता है चल जाएगी? नहीं साहब नहीं चलेगी। मुझे नहीं लगती। हाँ? नहीं चलेगी। क्यों? इधर मसला ये है, हमने काफी टाइम से देख रहे हैं, तो काफी टाइम रोड तुम लोगों से बन नहीं रहे, वो बोल रहे हम ट्रैक बनाएंगे, पहले रोड तो सही कर लो। जगह जगह नाले बहरे, गटरे बहरे, पानी जगह जगह पड़ा हुआ है, ट्रैक तो बात की बात है। एक सिर्फ 11 पैसा ले जो ये लोग साफ करते हैं, क्योंकि वो VIP का रोड है। अच्छा, गरीब आदमी का कोई कराची के अंदर रोड नहीं है। अच्छा, वैसे बड़े दावे किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से कि मास ट्रांजिट देंगे और सर्कुलर रेलवे आवाम को आज़ादी मिलेगी। आप समझते हैं होगा? ये आज़ादी, ये ऊपर की आज़ादी देंगे। आज़ादी नहीं, आसानी। आप कोई आसानी नहीं होगी जिंदगी के अंदर। बुढ़े लोग 55 साल उम्र हो गई, आज तक तो कोई आसानी नहीं दी। महंगाई इतनी करी हुई, गरीब आदमी कहाँ से करेगा पूरा? ठीक हो गया। अच्छा, ये जो लाखों अरबों रुपए का ये जो प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, इससे अच्छा ये कामयाब नहीं होगी। इससे बेहतर है कि इसको जो है
कैंसिल करके इसकी जगह पे प्लॉटिंग कर दे, जिसका कर्जा उतर सकता है। अच्छा जी सर, वैसे ही ट्रैक में इतनी जगह प्लॉटिंग और प्लाजे बन गए नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यहाँ लाखों अरबों रुपए लगने के बाद ये कोई नहीं चलेगी गाड़ी। इससे बेहतर है जो ये प्लाटिंग जो पड़ी हुई है इसको करके जो है आदमी अरबों रुपए का जो है हमारे रोडों को नाले वगैरह। ये तो टेम्परेरी बैठे हुए हैं, जब काम हो जाए इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग आओ। जी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये तो हट जाएगी सब जगह, जब बोलोगे जब हट जाएंगे, खाली हो जाएगी। लेकिन हाँ खाली हो जाएगी, तो खाली पहले भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने बोला टाइम है खाली हो जाएगी। तो खाली पहले भी हो गई थी, टाइम है। चाचा, गरीब लोग परेशान है, तुमने को प्लान अपना बनाया है रेलवे चलाने, जो भी करना कर आगे जान छोड़ो यार। सालों हो गए ऐसे कचरा घरों के आगे पड़ा हुआ। ठीक है, जो कुछ करना है जल्दी करें। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कराची अर्बन लैब में मौजूद हैं और हमारे साथ अर्बन प्लानर मोहम्मद तौहीद साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे ये प्रोजेक्ट जो एक बार फिर संगे बुनियाद या इनाग्रेट, जो आपको समझ में आता है आप इसको समझिए, कर तो दिया गया है। क्या ये इस टाइम ड्यूरेशन में मुकम्मल हो जाएगा? इस शहर की हालत ऐसी है, वो हम मोहम्मद तौहीद साहब से जानेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक बार फिर बड़ी तकरीब इस शहर में हुई, लोग आए, बड़े लोगों की बैठक लगी, ऐलानात हुए। 3 साल में KCR आप समझते हैं कि ऑपरेशनल हो जाएगा जो शहर की इस वक्त हालत? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल शहर की अगर हम मजमूई तौर पर देखें और ख़ास तौर पे KCR के ट्रैक को देखें तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। टेक्निकल जो है वो गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि सिर्फ अगर हम KCR के मौजूदा रूट की बात करें तो 24 लेवल क्रॉसिंग्स हैं जिनको डील करना है। कि अगर वहाँ पे एड ग्रेड बनाते हैं तो वहाँ पे फाटक लगाने पड़ेंगे और शहर कराची का जो ट्रैफिक है वो 24 प्लेसेस पर जो डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि हम इसको जो है वो 29 किलोमीटर एलिवेटेड रखेंगे और इस तरह होगा, तो एलिवेटेड में 2 मसले हैं। एक तो टाइम फ्रेम बढ़ जाता है आपका, फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर वो जो है वो 3-4 गुना हो जाता है। शहर कराची में एक लोकल ट्रेन चला करती थी जो मेन ट्रैक पे चलती थी, ये उसी की एक मॉडिफाइड शक्ल है जिसको व्हाइट कलर कर दिया उन डब्बों पर और कहा हमने कहा जो सिर्फ एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक ट्रैक था वो पूरा, नॉट एक्चुअली द सर्कुलर ट्रेन, जो कि इस जो रूट की हम बात कर रहे हैं कि इस रूट को ही जो है वो फुलफिल कर सके। आइदर ये रूट जो है 1960s के हिसाब से डिजाइन हुआ था, उस वक्त कराची की ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो इसी सराउंडिंग में मौजूद थी या पहले इसके अंदर मौजूद थी, ठीक है। तो वो उस वक्त के लिहाज से तो ये जो समझ लें रूट जो है बेस्ट था। लेकिन आज हम 2021 में खड़े हैं, कराची की पॉपुलेशन जो है वो 25 मिलियन से एक्सीड कर गई। उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि कितनी है कितनी नहीं है। और इससे इस सर्कुलर सिस्टम से तो बहुत ज्यादा फार फरलांग। बिल्कुल। अब इससे अगर हम देखें तो जो एहसनाबाद, गुलशन मेमार में लोग हैं, इस तरह और लोग मौजूद हैं, जो लांडी में लोग मौजूद हैं, गुलशन हदीद है, उसकी तो कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं। कराची बेहंगम इमारतों का शहर हो गया है। डू यू थिंक कि एलिवेटेड ट्रैक इस स्ट्रक्चर को देखते हुए जो इंक्रोचमेंट हमने अभी देखी है, चाहे मैं अगर सिर्फ साइड टाउन से ही गिलानी स्टेशन तक को ही देखता हूं, तो आप भी इस शहर को देखते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो अब ये ऐसा नहीं है जैसा उस वक्त था। बिल्कुल ऐसे तो ही है। कैसे आप समझते हैं कि ये फिजिबल है? देखिए, बात की गई है, अभी इनॉग्रेशन हुई है, ठीक है ना। अभी इसकी जो एलिवेट देखें, 2 कंपोनेंट आप याद रखें। अभी इस वक्त ये कि 29 किलोमीटर एलिवेटेड है, उसमें से 44-45 किलोमीटर में से, ठीक है ना, मोर देन हाफ 50% एलिवेटेड आ गया, दूसरा इलेक्ट्रिक का आ गया। अब इन 2 चीजों के साथ में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। पहले 8 ग्रेड थी जिसकी वजह से ये कहा गया था कि लास्ट टाइम कोर्ट की हियरिंग में, क्योंकि हमने कराची अर्बन लैब के साथ इस KCR के साथ में लैंड डिस्प्लेसमेंट पे 2 ईयर का एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट कंडक्ट किया है, जिसमें KCR की 28 साइट को हमने क्लोजली विजिट किया, दिन रात हम वहाँ मौजूद रहते थे। क्या फिर आपकी फाइंडिंग्स हैं? फाइंडिंग ये आई है कि जी 2018 में जो है 1100 के करीब खानदानों को बेघर किया गया था, जिस पे 2019 में 9 मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जी इनको जो है वो सिंध गवर्नमेंट रिहेबिलिटेट करे, लेकिन वो रिहेबिलिटेशन आज तक मटेरियलाइज नहीं हुई। तो और अब इनॉग्रेशन के बाद तो मुझे लगता है कि मजीद लोग होंगे। अब देखिए, नहीं, इस ये वाली
थीम के साथ में, यानी हम अगर बात कर रहे हैं इसकी कि जी अब जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी और फिर जो है वो एलिवेटेड होगी, तो एट ग्रेड की जो एआईए और फिजिबिलिटी थी वो डिफरेंट है, एलिवेटेड की एआईए और फिजिबिलिटी तो डिफरेंट होगी। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के सामने जहाँ से केसीआर की लाइन ने जो है वो क्रॉस करना था, वहाँ पे क्या हुआ, जब ग्रीन लाइन बीआरटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया तो केसीआर का जो ट्रैक था वो जो अंडरग्राउंड जाता था, उसके ऊपर एक ब्रिज चलता था, वो उखाड़ दिया गया है। अभी इस वक्त तो मसला ये, अगर एट ग्रेड चलाएं तो भी आप नहीं चला सकते, क्योंकि बीआरटी को आप कहाँ लेके जाएंगे फिर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेज हैं, जब मैं अपने घर से निकलूं और मुझे बस मिले और मेरी प्रेफरेंस ये हो कि मैं बस में बैठूं और जहां पर मुझे जाना है वहां मैं जाना प्रेफर करूं, अपनी बाइक को जो है वो मैं छोड़ दूं, ठीक है ना, या अपनी कार है मैं प्रेफर करूं मैं घर पे रखूं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं जाऊं। पहले आप वो निस्बतन आसान है, कम खर्च है, देखिए रोड है, ठीक है, कारपेटेड नहीं है, आपने कारपेटेड कर लिया, ठीक है ना। इस तरह बसेस ले आए, नॉर्मल बसेस ले आए, ये बहुत महंगी बसेस या केसीआर अभी नहीं ला रहे आप, ठीक है, सही है, आप वो तो बेहतर कर लें। अच्छा, वही इसका फीडर भी होंगी फिर फर्दर। हमने तो एक चीज सोच ली, बीआरटी, मास ट्रांजिट, हम उस पर जा रहे हैं, हम उससे पीछे की नहीं सोच रहे। इस वक्त फौरी जरूरत क्या है, लोगों से आप पूछें, लोग आपको फौरी जरूरत ये नहीं है, अगर ये मास ट्रांजिट का सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो लाइंस एक्टिव हो जाती हैं, तो शायद शहर को अच्छा संभाला मिल जाए। पहले प्रायोरिटी हम ये करें कि बसेस को, रोड्स को शेप आउट कर लें, बेहतर कर लें, हाँ बाद में इस पे चले जाए बिल्कुल, क्योंकि शहर की जरूरत ये भी है, बीआरटी भी शहर की ज़रूरत है और ये केसीआर भी शहर की ज़रूरत है। बीआरटी जब कामयाब कहलाती है कि जब लोग जो है वो अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उनके पास, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसको छोड़कर प्रेफर करें कि बीआरटी में सफ़र करें, तो बीआरटी कामयाब कहलाती है वर्ल्ड वाइड। और सर बीआरटी जो है दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जिसमें बीआरटी फेल भी हुई है। सर दिल्ली में जो हुई है ना, कि उन्हें 2008 में उन्होंने बीआरटी शुरू की, ठीक है ना, और 2012 में उन्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिसमेंटल करना पड़ा फाइनली, यानी इन्वेस्टमेंट भी गई, तमाम प्लान भी गया और वापस वो शहर भी डैमेज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरले भी हुआ। क्या गवर्नमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म सब्सिडी दे सकती है? या फिर ये होगा कि जी वो फर्ज करें फेडरल ने बना दी और प्रोविंस के हवाले कर दिया और प्रोविंस ने कहा जी हम तो इस पर सब्सिडी नहीं दे सकते, हम तो फुल चार्ज करेंगे, और पीपल रेजिडेंट्स ऑफ कराची, इन दैट केस रेजिडेंट्स ऑफ कराची डोंट हैव कैपेसिटी टू पे दैट फेयर। दावे और वादे बहुत बेहतर है, वो तो बहुत बेहतर है। तौहीद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अहम पॉइंट्स को तौहीद साहब ने रेज किया है। इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे जो सूबे के वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं उनसे। क्यों? क्योंकि जो बीआरटी की कनेक्टिविटी का तौहीद साहब ने सिस्टम हाईलाइट किया है, तो उसकी भी अपडेशन उनसे लेते हैं कि जी किस नहज पर वो है। क्योंकि रिसेंट पास्ट में एक जो है वो सूबाई काबीना की मीटिंग में 250 बसेस टेंडरिंग और इन चीज़ों की बातें सामने आई हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी या वो, और वो ऑलरेडी बयान दे चुके हुए हैं कि जी किसी तरह की कंसल्टेंसी इस अहम प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं लिया गया। तो वो कैसा इस चीज़ पे कमेंट करते हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा खान साहब से और उनसे जानेंगे कि जो केसीआर का प्रोजेक्ट जिसका इतना शोर गोगा हुआ है, एक बार फिर संगे बुनियाद रख दिया गया है, वो इसको कैसा देखते हैं। क्योंकि उनके दौरे एडमिनिस्ट्रेटर में ये केसीआर नॉर्मल तरीके से चला भी करती थी और ये उसको ऑपरेट भी करते थे। आज इतने सालों के बाद क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है और अगर है तो कैसे? क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा और इसमें काफ़ी नुकात उन्होंने इस केसीआर के हवाले से डिस्कस किए हैं, वो हम इनसे पूछेंगे। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे बताइए, आप जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, आपके वक्त में जो है वो केसीआर चला करती थी और बड़ी नॉर्मल चला करती थी, लोग इसको एज आ इस्तेमाल किया करते थे और तादाद उनकी अच्छी खासी ज़्यादा थी। उस वक्त इतना ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्ट माफिया जो लोग कहते हैं कि जी वो इतना हावी नहीं थी, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले देखिए, जिस ज़माने में मैं 94-96 की पहले बात करूँ, केसीआर रेगुलरली चला करती थी, उस एक ही ट्रैक था, उसी पे वो मतलब एक तरह से चक्कर लगा रही हुआ करती थी, तो वो तो था। बल्कि उस ज़माने में केसीआर के ट्रैक पे हमने फ्रेट ट्रेन में 68 बोगीज़ की फ्रेट ट्रेन में केसीआर के ट्रैक पे वज़ीर मेंशन से कलेक्ट करते हुए ऑल द वे टू गुलशन हमने कराची का गार्बेज जो है वो भी धाबी जी पे 6000 एकड़ की अब्दुल्ला शाह साहब, मुराद अली शाह साहब के वाले जो थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस धाबी जी में हमें
लैंडफिल साइट दी थी, वहाँ हम वो पहुँचाते थे। 98 में जब कराची में जब सेंसस हुआ तो कराची में की आबादी कोई 1 करोड़ के करीब थी। ठीक हो गया। 3-3.5 लाख मोटरसाइकिलें थी, 3 लाख के करीब रजिस्टर्ड कारें थी और कोई 22,000 बसें थी। ये इन ल्यू विद KCR थी। ठीक हो गया। तो चूंकि KCR और बसेस मौजूद थी तो लोगों को उस तरह से मोटरसाइकिलों, रिक्शाओं और गाड़ियों की जरूरत नहीं। जो KCR की जो अलाइनमेंट है ये 1958, 1960, 1962 में बनी। एक लूप है जो ड्रिग स्टेशन से गिलानी स्टेशन में गुलशन इकबाल, नॉर्थाबाद साइड, गुलबाई, वजीर मेंशन, फिर सिटी स्टेशन, कैंट स्टेशन, ड्रिग स्टेशन तक ही जाता है। ये 24 किलोमीटर का लूप है। ठीक है। इसके आगे ये जो आपका मलिर कैंटोनमेंट है और आगे जो तकरीबन कोई 20 किलोमीटर आप समझिए और है। कायदाबाद से लोग चढ़ते थे, सिटी स्टेशन आते थे या ड्रिग स्टेशन से ट्रेन चेंज करना। अच्छा, उसके बाद यहाँ जो अजाब आया शहर में, जो वायलेंस जो रही है और ये रहा वक्त, आहिस्ता आहिस्ता वो जो 22,000 बसें थी वो रह गई 6,000। सितम ज़रीफ़ी देखिए, KCR को बेहतर बनाने के लिए, उसके ट्रैक को ड्यूलाइज करने के लिए कराची शहर ने अरबों रुपए खर्च किए। जो लियाकताबाद 10 नंबर है उसका जो ट्रैक था उसके ऊपर हमने रेल ओवर ब्रिज बनाया था, जो उस कम से कम उस वक्त और मेरे ख्याल में आज भी पाकिस्तान का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। 75 करोड़ रुपए की लागत से। इसी तरह से यूनिवर्सिटी रोड पे, जब मैं यूनिवर्सिटी आया करता था उस ज़माने में, जहाँ ये बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास से ज़रा सा आगे यूनिवर्सिटी रोड पे एक दरवाजे बंद होते थे, ट्रैफिक रुक जाती थी, ट्रेन गुजरती थी। और राशिद बिनहास रोड पे भी ये होता। इन दोनों के ऊपर वो बने, फ्लाईओवर्स बने, मतलब बहुत सारे, एक दो की बात नहीं कर रहा मैं, ये बने। इस पे अरबों रुपए खर्च हुए उस दौर में। अभी हम उसके बाद ट्रेन चलना बंद हो गई। बस KCR को खुदारा एक शहर के तौर पे देखो, एक हमा जहद उसकी प्लानिंग करो। आपने अगर KCR को अगर आपने ऊपर से ले जाना है, मतलब KCR एक टिपिकल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट या जो कैरेज होती है तकरीबन 40 टन की होती है। आपका 18 व्हीलर भी 40 टन का नहीं होता। तो आपके लिए हमेशा ये बेहतर है कि आप एट ग्रेड ट्रेन को चलाएं और जो सिटी के इंटरनल ट्रैफिक है उसको आप नीचे से या ऊपर से ले जाएं। ठीक है। कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है। आपकी जो तकरीबन जो KCR की जो रिजर्वेशन है मैक्सिमम 100 फुट है। 100 फुट के लिए आपको 100 फुट मजीद चाहिए, यानी 300 फुट 400 फुट का आपको एक ग्रेडियंट चाहिए 15 फुट के उसके निकालने के लिए। ठीक। अच्छा देखिए, एक उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया, जापानी सर मार मार के चले गए, मगर कराची तो सुसेला है ना, कराची को कोई कुछ देने को तैयार नहीं। आपको 500 किलोमीटर की स्पीड नहीं चाहिए, आपको दुनिया की मॉडर्न तरीन सिस्टम नहीं चाहिए, आपको एक एफिशिएंट सिस्टम चाहिए। मैंने आपके आर्टिकल में ये भी चीज़ देखी थी कि जी 6 मिनट के डिफरेंस से अगर वो चलती है तो तकरीबन कोई 24 जी चार कैरेजेस की 24 आपको, ये अगेन मेरी नहीं है, ये जायका की स्टडी कहती है, जापानीज ने की। 5 साल लगा के उन्होंने इस पे काम किया है, डिटेल्ड स्टडी और कमेंडेबल स्टडी है वो। लेकिन वो वेस्ट हो गई 2013 वो शेल्फ हो गई। कराची है ना, अगर पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद होता तो नहीं, अब तक चल रही है। इससे अंदाज़ा होता है कि कितने बड़े बड़े काम हुए, कितने बड़े बड़े जो है वो इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं और वो शेल्फ हुई हैं। अब 2021 में जो संगे बुनियाद रखा गया है, फ़हीम साहब, हाउ डू यू सी दिस? कोई सियासत की नज़र होगा या हो सकता है? किस चीज़ का संगे बुनियाद रखा गया है? 1958, 1960 में कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखा था। उसका स्ट्रक्चर भी आज तक मौजूद है। पहला टिकट जिस TT ने इशू किया था और जुल्फ़िकार अली मेरे ख्याल में भुट्टो साहब को ही वो हुआ था, ठीक है, वो जिंदा हैं आज भी। मौजूद हैं। देखिए, वही सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है, वही अलाइनमेंट है, ठीक है, वही मेन लाइन के साथ कायदाबाद कनेक्टिविटी है उससे। लेकिन सर्कुलर में कहीं कहीं जगह इंक्रोचमेंट हो चुकी है। देखिए पहली बात 1958, 1960, 1968 में जो पाकिस्तान रेलवे ने कराची सर्कुलर रेलवे की अलाइनमेंट रखी थी, वो इसलाह असर की थी
कि ये अभी एक ट्रैक है, फिर ये 2 होगा, 2 से ये 4 होंगे, आबादी बढ़ेगी, एफिशिएंसी होगी। देखिए 2 ट्रैक्स के लिए जो जायका ने फॉर्मेशन विड्थ पोल टू पोल थी वो 12.6 मीटर्स थी, ठीक है, और उन्होंने कहा था 6-6 मीटर इसके दोनों तरफ आप वो कर दीजिए सर्विस रोड। ट्रेन खुदा न खास्ता कभी डीरेल हो जाए, कभी इमरजेंसी में लोगों को निकालना पड़े, कोई ट्रेन खराब हो गई तो स्पेस हो, वो 6-6 मीटर की रखी थी। ये बनकर 25 मीटर बनती है। आप मेरे साथ ट्रैक के ऊपर चलो, अगर आज की 25 को अगर आप सर हम वहीं से होकर आप तक आ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है, नहीं मगर इंक्रोच हुई भी जगह। सर अब मैं आपके साथ फिर मैं कहता हूँ, आप मेरे साथ चलो, फीता लेके चलो। 25 मीटर का मतलब हुआ 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 75 फीट। अगर 80 और 100 फीट से कहीं पर आपको जगह कम मिले, आप मुझे एम्प्रेस मार्केट पर चल के लटका दीजिएगा, वो आपको 80 और 100 फुट नज़र नहीं आती, आप समझते। और देखिए जो इंक्रोचमेंट्स हुई भी हैं, जो छोटी मोटी हैं, वो किसी का छोटा सा घर है, किसी का छोटा सा वो, ये कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं। आप लियाकताबाद की तरफ तो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं सर, तो अगर कहीं पर किसी फैक्ट्री ने इंक्रोच किया भाई, उसकी अपनी ज़मीन भी आपको चाहिए, आप ले लीजिए, क्या मसला है। ठीक है, एक प्रॉपर तरीकेकार, एक प्रॉपर तरीके के कार के तहत। अच्छा देखिए, फिर ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में कॉस्ट देखिए आप, मैंने तो जो कैलकुलेट किया था वो 15 से 20 अरब रुपए की कॉस्ट थी। मैंने जायका ने IUC 60 IUC प्रोफाइल है 60 kg पर मीटर की जो ट्रेन है, वो मतलब जो रेल की पटरी है वो आप उसकी मैंने बाकायदा चाइना से कोटेशन ली थी, उसके हिसाब से वो पैसे देख लीजिए आप, जो दोनों तरफ फेंसिंग नहीं, वो कुछ, ये तो मेरे हिसाब से 15-20 अरब रुपए से ज्यादा की कॉस्ट नहीं है, और बहुत अहम बात है। और देखिए पाकिस्तान का रेलवे कैरेज फैक्ट्री LFB ने बनाई थी, ठीक है, वही चिनाई रेलवे कैरेज फैक्ट्री की का पार्टनर है। आप बड़े आराम से LFB को लाके उनके साथ, पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री के साथ करके यहाँ पर ये EMUs बना सकते हैं। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया। टीम हम आवाज़ को फ़हीम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिया और आपके सामने रखा। कॉस्ट मिनिमल रिक्वायर्ड है। अब जो किकबैक्स की बात है बड़ी अहम है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की तरफ हम रुख करते हैं, क्योंकि जब इसका संग बुनियाद रखा गया तो उनके बयानात हमने इस हवाले से देखे। ताहम वज़ीर आज़म साहब ने ये ज़रूर कहा है कि हुकूमत सिंध की सपोर्ट के बगैर ये मुकम्मल नहीं किया जा सकता। उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। माजी में हमने कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर सैयद अवैस कादिर शाह साहब से बात की थी और उनका पॉइंट ऑफ व्यू KCR की संगे बुनियाद के हवाले से लिया था। अब जो KCR की सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी है। तो इनका पॉइंट यहाँ इसलिए बनता है क्योंकि वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं और बड़े प्रोजेक्ट जो है वो होने जा रहे हैं कराची के ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो जो ग्रीन लाइन KCR को कोलैप्स कर रही है और इसके जो और खदोखाल हैं उस पर हम इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अवैस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। KCR, मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने आपसे जब बात की थी, शहरी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, हो जाएगा, चल पाएगा, आप क्या कहते हैं, किस किस्म की मीटिंग हो रही? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जी हुकूमत सिंध के साथ ही बैठ के काम किया जाएगा। तो कितनी मीटिंगें या कितने मामला इस हवाले से हो चुके हैं अब तक डिस्कस? वज़ीर आज़म साहब ने जो स्पीच में बात की, सैयद मुराद अली शाह साहब भी बैठे हुए थे, तो अच्छी बात ये होती कि वहाँ पे अगर असद उमर साहब बोल रहे हैं तो मुराद अली शाह साहब को भी बोलने दिया जाता, उनको भी तकरीर करने का मौका दिया जाता तो बहुत अच्छा होता, ताकि सबके सामने ये चीज़ें आ जाती कि KCR का मंसूबा क्यों ड्रॉप हुआ, किसने ड्रॉप करवाया, CPEC से क्यों निकाला गया, और आज जो ये रिबन कटिंग सेरेमनी हो रही है ये किस चीज़ की है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करूँ कि ये KCR की कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं थी। ये फिर क्या था सर? ये सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लाईओवर और अंडरपास चंद, जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के कहने पे सिंध गवर्नमेंट को कहा गया कि ये आपने बनाने हैं। फिर उस पर प्लान बना, सिंध गवर्नमेंट ने 6 बिलियन इसके लिए मुख्तस किए और रेलवे डिपार्टमेंट ने कोई 12-14 मिलियन दिए हैं।
ये 20 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ फ्लाईओवर और अंडरपास बनने हैं। जिसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मीटिंग्स में भी मैंने कहा, रेलवे हुकाम के साथ जो मीटिंग्स हुई, शेख रशीद साहब भी यहाँ पे आए हुए थे। कोर्ट के अहकामात पे जो शेख साहब ने फेडरल गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया किया उसका हिसाब कौन देगा? जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया गया कि वो पुरानी 2 ट्रेनें चलाई गई, उन पे पैसा खर्च किया गया जो 15 दिन के बाद बंद हो गई। और मैं तो ये भी कहूँगा कि रेलवे हुकाम ये तो बता दें, जो आपने इतने पैसे करोड़ों रुपए खर्चा किया तो उन ट्रेनों में कितने लोग बैठे? जब आप KCR बनाना ही चाह रहे हैं और आप सिंध गवर्नमेंट की मदद चाहते हैं और सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत खुशाइन बात है जो तकरीर में वज़ीर आज़म साहब ने भी की। अप्रिशिएटेड, मच अप्रिशिएटेड। माजी में भी हम कमेटीज़ बना चुके हैं, हम लोग बॉटल नेक्स को दूर करने के लिए बैठ चुके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के जो यहाँ पे नुमाइंदगान आते हैं, मिनिस्टर साहिबान, अगर वो कुछ अच्छे लोग, पॉजिटिव माइंडेड लोग यहाँ पे भेजें तो सिंध के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। हम तो कहते थे कि कोई भी गवर्नमेंट अकेले इतने बड़े प्रोजेक्ट्स या कोई भी गवर्नमेंट इतने सारे काम नहीं कर सकती। माजी के आप उनके भी स्पीचेस उठा लें, उनके जो वज़रा आते हैं यहाँ पे और आके बैशिंग करके चले जाते हैं, जो आज तक अपने हलकों में नहीं गए, वो यहाँ पे आके सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करके चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी नीयत साफ़ होती है उसकी कुदरत भी उसका साथ देती है। वज़ीर आज़म साहब की स्पीच ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ओके, कुदरत तो साथ दे रही है, लेकिन जो चीज़ें हमने एक्सपर्ट से बात की है ना, कि एक तरफ मुख्तलिफ लाइन्स का प्रोजेक्ट, ग्राउंड ब्रेकिंग और उनका चलना, और फिर KCR, क्योंकि जब ये KCR पुराने ट्रैक को हम देखते हैं तो आबादी और शहर बड़ा कॉन्ट्रैक्टेड था, अब बहुत एक्सपेंड हो चुका हुआ है, तो शायद ये इतना फिजिबल नहीं है। और दूसरी बात कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये शायद बड़ी हिंड्रेंस करे, क्योंकि ग्रीन लाइन पे तो हमने देख ही लिया है, तो इसके लिए फिर आप कैसे सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ग्रीन लाइन स्टिल नॉट ऑन द रोड। आ ज़रूर सकी हैं, शायद 40 मज़ीद आ जाएँ या पहुँच जाएँ, तो ये कैसे चलेगा फिर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं दोबारा ये क्लियर करूंगा जो मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि ये KCR की ग्राउंड ब्रेकिंग थी ही नहीं। ये प्रोजेक्ट के लिए आए ही नहीं थे। ये उन फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की रिबन कटिंग सेरेमनी है, जो ये एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया कि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी तो 18 महीने में कंप्लीट होगी। मैं तो आज भी वही कह रहा हूँ कि किसी भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट के लिए आपके पास विजन होना चाहिए, उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट हो कि आप करना क्या चाहते हैं, फिर आप उसके सर्वेज कराते हैं, फिर उसकी स्टडीज़ होती हैं, फिर फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। फीजिबिलिटी रिपोर्ट में आपके पास फंड्स आ जाते हैं कि आपका कितना पैसा लगेगा, फिर डिज़ाइन होती है। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद फिर आप बात करेंगे किसी बड़ी कॉन्ट्रैक्टर फर्म से, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आप करेंगे, आप बात करेंगे, वो आएंगे और बनाएंगे। और उस पर सबसे बड़ी बात यह जो मैंने एजिटेट किया था, मेरे डिपार्टमेंट ने भी एजिटेट किया कि भाई आप घोड़े की दुम तो बना रहे हैं, घोड़ा कहाँ है? आप ये फ्लाईओवर और अंडरपास तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कौन बनाएगा? और लेट्स सपोज 2-2.5 साल के बाद आपने ये फ्लाईओवर अंडरपासेस आपने 2-2.5 साल में कंप्लीट किए, और जो आप फर्म बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आएगा, जो एक मल्टीनेशनल फर्म आएगी, वो कौन सा विजन लाती है? वो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे जाएगी? मोनो रेल पे जाएगी, लाइट रेल पे जाएगी, किस पे जाएगी? अगर वो आके ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स उनके काम के नहीं हैं और उन्हें दूसरे स्ट्रक्चर्स चाहिए, तो व्हाट डज इट मीन्स? फिर ये 20 से 25 बिलियन आया, और ये जो स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे फिर क्या 2.5 साल के बाद फिर आपको तोड़ने पड़ेंगे? आपको यानी कि मैं अब ये समझूं कि जो कहते हैं कि जी हुकूमत सिंध के साथ मिले बगैर ये नहीं मुकम्मल हो सकता, तो आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आप उनको उन फोरम से या उन मीटिंग्स में ये बताएंगे कि साहब क्या ठीक हो सकता है? देखें, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं अब भी तैयार हूँ। अगर अब भी वज़ीर आज़म साहब KCR पे कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि अगर इतने, ये पब्लिक मनी है, देखें जी, ये पब्लिक मनी है, हम कस्टोडियंस हैं, हमारा काम है कि ये अवामी पैसा जो है वो अवाम के भलाई के लिए, मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल हो। ये किसी ATM के फ़ायदा देने के लिए नहीं है, या किसी को सच साबित करने के लिए नहीं, या अपने नंबर गेम बढ़ाने के लिए या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसका एक फ़ंड बना दें, फंड बना के इसको अलग कर दें, हर साल कुछ पैसे फेडरल गवर्नमेंट डाले, सिंध गवर्नमेंट मदद करने को तैयार है। और क्लियर बात है, जो मैंने पहले भी की थी, आज भी कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध सूबे की भलाई के लिए हो, यहाँ में के रहने वाले लोगों की भलाई के लिए हो, फेडरल गवर्नमेंट करे, हम उसके साथ खड़े होने को तैयार हैं। वैसा बहुत शुक्रिया टीम हम आवाज़ को, आपने KCR के हवाले से अपना अहम पॉइंट दिया। नाउ ग्राउंड सिचुएशन, तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के बाद जब हमने हुकूमत सिंध का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहा क्या गया है, कितनी कोशिशें की गई हैं और हक़ाइक़ क्या हैं। तमाम ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब को भी गुमराह किया गया, उनके वज़रा की जानिब से आएँ बैठें, बीइंग अ कस्टोडियन हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे और तमाम तर मालूमात इस प्रोजेक्ट की बेहतरी और आवाम की बेहतरी के लिए करेंगे।
हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।